Hello dear students, to continue with the chapter admission of a partner, हम आपके साथ पढ़ चुके हैं change in profit sharing ratio, then distribution of general reserve, accumulated profit, accumulated losses. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसको अब आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर जहां अपनी कैपिटल देता है वहीं कुछ अमाउंट वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी गुडविल के लिए पे करता है, जिसको प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। तो आज हम गुडविल के दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। नंबर वन, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। और वंस हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर मैं गुडविल को डिफाइन करूं तो गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल पुराने कस्टमर को वापस वहीं पर लाती है। आज न्यू पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पार्टनर थे एंड सी इज ज्वाइनिंग देम एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। जहां एक तरफ उसको कैपिटल देने के लिए कहा जाता है, वहीं पर उससे यह भी कहा जाता है कि आज बिजनेस की जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन के आप एंजॉय करेंगे, तो उसका भी 1/3 शेयर आप ओल्ड पार्टनर्स को दीजिए। अब अगर हम सोच कर देखें तो गुडविल एक ऐसी चीज है जिसे फील किया जा सकता है, लेकिन इसको काउंट करना, कोई ये कहे कि मेरी रेपुटेशन बहुत है मार्केट में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन इजंट इट फनी कि कोई कहे कि मेरी मार्केट में 2 लाख रुपए की इज्जत है या 5 लाख रुपए की इज्जत है। दिस इज नॉट अ टर्म कि जिसको मनी में हम काउंट कर सकें, इसको फील किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज न्यू पार्टनर को गुडविल के बदले में कुछ देने के लिए कहा जा रहा है और ये कुछ और कुछ नहीं मनी है, तो हमें गुडविल को मनी टर्म में काउंट करना होगा। एक ऐसी चीज जो कि काउंट करने में इम्पॉसिबल है, अगर उसको काउंट करना है तो जितने भी मेथड्स हैं वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। देयरफॉर हर मेथड अपना अलग ही आंसर देगा। इट इज सिंपली कि जहां दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं, ए और बी सी को कोई एक मेथड बताते हैं कि इस तरीके से हमारी गुडविल इतनी है और आपको इसका इतना शेयर देना है। सी को लगता है नहीं, ये आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो कोई दूसरा मेथड देता है। जहां दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं वो एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बन जाता है। तो नॉर्मली जो हमारे कोर्स में आने वाले मेथड्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारे कोर्स में 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा ये मेथड है। तो लेट अस सी एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें गिवन होता है कि ए फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹7,000, 8,000, 18,000, 12,000, 16,000 ड्यूरिंग 2012, 13, 14, 15, 16। 5 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। हमें कहा गया है कि फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स। ये 2, 3, 4, 5 कितने भी सालों के प्रॉफिट हमें गिवन हो सकते हैं। हमें उनको एवरेज निकालना है। ये मेथड ये कहता है कि किसी एक साल के प्रॉफिट के बेस पे अगर हम गुडविल निकालते हैं तो उस साल के प्रॉफिट एबनॉर्मली ज्यादा या एबनॉर्मली कम हो सकते हैं। तो व्हाई नॉट हम कुछ सालों के प्रॉफिट्स को एवरेज बना दें, जिससे उनमें कोई भी इस तरीके की अगर एबनॉर्मलिटी होगी उसको डिल्यूट किया जा सकता है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि जितने ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 3 होगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें 5 साल के प्रॉफिट हैं। यहां एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ब्लाइंडली नहीं देख लेना कि 5 साल के दिए हुए हैं। इन मेनी क्वेश्चंस
5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। सिर्फ गलती करवाने के लिए वो जानबूझकर एक फालतू प्रॉफिट दे देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने सालों के प्रॉफिट को एवरेज करने के लिए कहा गया है। मैंने इस गिवन क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट गिवन है और 5 ही साल के प्रॉफिट्स की एवरेज करने के लिए कहा गया है। तो दैट मीन एवरेज कैसे निकलेगी, हम 5 साल के प्रॉफिट्स को पहले ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे तो हम उन एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। तो यहां यह समझना जरूरी है ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि न्यू पार्टनर कितने टाइम तक ओल्ड पार्टनर्स की एफर्ट्स की वजह से एक गेनिंग पोजीशन में रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन for how many years the firm will earn the same amount of profit because of its past efforts after change in ownership. That simply mean कि C को हम एक गेनिंग पोजीशन में रख रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उसको A और B की एफर्ट्स की वजह से प्रॉफिट शेयर मिलना शुरू हो रहा है। तो उतने सालों तक, जितने साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मली A और B सी से ज्यादा गुडविल लेना चाहते हैं, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगे। सी जिसके जेब से पैसा जाना है, डेफिनेटली वो इसको कम से कम करना चाहेगा। तो ये आपस में बार्गेन से तय होता है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, जैसे जो क्वेश्चन आपको इस समय दिया गया है उसमें लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी कि 2 साल परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट अस सी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल किस तरीके से काउंट होगी। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, दैट इज 7,000 फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट प्लस 8,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज निकालने का तरीका। अब हम इनको टोटल करते हैं। $61,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे एवरेज प्रॉफिट हो गए। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में 2 गिवन है। तो सिंपली गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,400। तो अगर दोनों पार्टीज इस मेथड से एग्री होती हैं तो 24,400 इस बिजनेस की गुडविल काउंट की गई है। अब न्यू पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है, से ही इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो उस ही इज सपोज टू पे 1/4 ऑफ दिस टोटल अमाउंट। दैट मीन न्यू पार्टनर is supposed to bring 6,100 as an additional amount for goodwill. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या रहा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहा, जितने साल के प्रॉफिट की एवरेज कहा गया है, जितने साल के प्रॉफिट की एवरेज कहा गया है, ना कि जितने साल के प्रॉफिट गिवन है। मैंने बताया कि जानबूझकर गलती कराने के लिए वो हो सकता है 4 साल के प्रॉफिट दे दे, लेकिन क्वेश्चन में लिख दे कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स एवरेज, तो हमें फिर 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकालनी पड़ेगी। ये वाली बात ध्यान से देखनी है। तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से जानते हैं। अब से ए और बी ने सी को इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके बताई कि यू आर सपोज टू पे दिस मच। मिस्टर सी न्यू पार्टनर कहते हैं आई वॉन्ट बिलीव कि प्रॉफिट इज द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल।
ए और बी ने कहा अरे गुडविल मीन्स कि हम प्रॉफिट में हैं, दैट मीन्स कि वही हमारी रेपुटेशन है, हमारी गुडविल है मार्केट में। आपको इसी के बेस में, हमने तो एक साल के प्रॉफिट भी नहीं लिए क्योंकि वो एबनॉर्मली ज्यादा हो सकते थे, कम हो सकते थे, हमने उसको भी एवरेज कर दिया। नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सी कहता है कि अगर एक नया बिजनेस आपके एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी गुडविल है? आप कहते हैं कि वी आर अर्निंग एवरेज ऑफ 12,200, वेयर एज एक नई शॉप आपके ही पड़ोस में खुली है और उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही 15,000 रुपीज अर्न किए हैं। दैट मीन कि आपकी गुडविल की वजह से क्या एक्स्ट्रा अर्न हुआ। तो इसके लिए एक नया मेथड पिक्चर में आया जिसको सुपर प्रॉफिट मेथड के नाम से जाना गया। इसमें यह एग्री किया गया कि यस, गुडविल तब होती है जब हम दूसरों से ज्यादा कमाएं, सुपर कमाएं। तो किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल काउंट होती है उसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, लेकिन यह कहा गया है कि गुडविल को कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर सुपर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 5 साल के दिए हुए हैं, लेकिन एवरेज कितने सालों के प्रॉफिट की कही गई है? 4 सालों की। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए यहां पर फॉर्मूले रहेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे वहां पे एवरेज प्रॉफिट था। तो यहां पे हमें सीखना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरे लोग अर्न कर रहे हैं। हमारे ही स्टैंडर्ड के, दूसरे इस बिजनेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। इसके लिए क्वेश्चन में कभी तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि जितनी हमने कैपिटल लगाई हुई है इनटू कितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उससे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली ना देकर एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात करता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो कैपिटल है दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इस बिजनेस में लगी हुई टोटल कैपिटल है। तो अब हमें सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट्स, जो कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो दैट मीन कि हमें दो चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे और एक हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट में क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट कहा गया है, तो हम सबसे पहले वाला 2012 के प्रॉफिट्स को छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? 8,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 साल के प्रॉफिट लेकर उनको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 54,000 का टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एवरेज प्रॉफिट 13,500 के, बिल्कुल जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था। वहां एग्जांपल में 5 सालों की एवरेज लेनी थी, यहां पर मैंने ये समझाने के लिए कि कई बार वो गलती कराने के लिए ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, तो हमें 4 साल की एवरेज निकाली है। एवरेज प्रॉफिट 13,500 आ गए। नाउ हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? क्वेश्चन में कहा गया कि इस बिजनेस में 50,000 रुपीज की कैपिटल लगाई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 का 15% होंगे, दैट इज 7,500। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सुपर प्रॉफिट 6,000 के होंगे। एवरेज प्रॉफिट जो कि 13,500 आए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 7,500 आए हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में 3 है, गुडविल 18,000 आ जाएगी। एंड न्यू पार्टनर इज सपोज टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है तो ही विल पे 6,000, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है ही विल पे 1/4 ऑफ 18,000, दैट इज 4,500। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते हैं, और मेनी टाइम सुपर प्रॉफिट के मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ही फिगर आपको गिवन होती है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए या तो हमें कैपिटल इंप्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, तो हम कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। और कई बार वो कैपिटल इंप्लॉयड की जगह एसेट्स एंड लायबिलिटी दे देता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर कर भी कैपिटल इंप्लॉयड निकाली जा सकती है। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर इन दोनों मेथड्स की हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस में कोई गलती नहीं थी कि प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि इस बिजनेस की रेपुटेशन है, गुडविल है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड उसको और अच्छी तरीके से समझाया गया कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट होने से गुडविल है ऐसा कहना गलत होगा। अगर हम दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो ये कहना ठीक है कि हमारी गुडविल है। लेकिन इन दोनों ही मेथड में ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये थोड़ा अनसाइंटिफिक है और बार्गेन से तय होता है। इट सिंपली मीन कि अगर एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट तो सही निकाल लिए गए हैं, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल कुछ और आ जाती है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल कुछ और आ जाती है, और 3 और 4 को डिसाइड करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कहीं ना कहीं इन दोनों मेथड की रिलायबिलिटी को कमजोर करता है। तो एक ऐसे मेथड की जरूरत महसूस होने लगी कि जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसी ऐसी कोई बात ना हो, तो वो मेथड हमारे पास आया कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से। जब हम इस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि इसमें थोड़ी साइंटिफिकनेस आपको नजर आएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट तो निकालने ही पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाले थे, उनको कैपिटलाइज किया जाए। कैसे करेंगे ये चीजें अभी हम सीखते हैं। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों मेथड्स को हम सीखते हैं। तो किस तरीके से इनको करेंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, उससे पहले हम जरा क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बिजनेस में 50,000 है और फेयर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15% है। तो हम इन 5 सालों के पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी निकाले थे, फिर से निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर डिवाइडेड बाय 5। 61,000 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, that is 4700।
अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विद नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब इस पे थोड़ा साइंटिफिक काम करते हैं। पहला मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर लास्ट 4 ईयर के कहा गया है तो हमें 4 सालों की एवरेज लेनी है। ये मैंने 5 साल की ली है। अगर 4 साल का कहा जाए तो 4 साल की लेनी है, 5 साल का कहा जाए तो 5 साल की। मैं इसको 5 साल से करता हूं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको 4 साल से दोबारा करके देखिएगा। फिर से हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के पीछे क्या साइंटिफिकनेस है और उसको किस तरीके से कैपिटलाइज किया जाएगा। देखिए, हमने एवरेज 12,200 रुपए अर्न किए, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ने कहा कि हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से 7,500 अर्न करते तो भी ठीक होता। दैट मीन कि हमने दूसरों से 4,700 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न किए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि 4,700 हमारी गुडविल ने हमें अर्न करवाए हैं। ये हमारी गुडविल की वजह से हैं। तो अब हम इसकी मदद से गुडविल कैसे निकालेंगे? तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला कैसे बना? हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं कि अगर हमने 4,700 रुपीज फालतू कमाए हैं, से इतना कमाने के लिए x रुपीस की कैपिटल चाहिए और 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो दैट मीन कि x नंबर ऑफ कैपिटल का काम हमारी गुडविल ने कर दिया। ये 4,700 रुपीज हमने फ्री में ही कमा लिए हैं। हमारी रेपुटेशन ने हमारी हेल्प की है और हम 4,700 रुपीज एक्स्ट्रा कमा पाए हैं। तो हमारी रेपुटेशन ने x कैपिटल का काम किया है। तो हम इस x की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी, ये कैलकुलेशन हमें बताएगी कि हमारी गुडविल कितनी है। तो लेट अस चेक। डिवाइडेड बाय 15, ये है हमारे बिजनेस की गुडविल और न्यू पार्टनर इज सपोज्ड टू पे शेयर ऑफ दिस अमाउंट। सुपर प्रॉफिट हमने एक्स्ट्रा कमाया है और अगर हमें इतना प्रॉफिट नॉर्मल रेट से कमाना पड़ता तो हमें इतना पैसा और बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता। तो दैट मीन कि इतना पैसा हमने इन्वेस्ट नहीं किया और हमारी रेपुटेशन ने हमें इतने पैसे के बराबर काम करके दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर से आप इस फॉर्मूला को भी नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसी क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे एवरेज कैपिटल है 12,200। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि 12,200 को कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत चाहिए थी एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो से एक्स कैपिटल चाहिए थी 15% से। अगर हम 12,200 रुपये कमाना चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं
8133.33, ये हमारा कैपिटलाइज हो गया एवरेज प्रॉफिट। यानी कि जो हमने कमाया है, अगर नॉर्मल रेट से दूसरे लोग कमाएं तो दे आर सपोज टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। हमने कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000। तो दैट मीन कि मेरी जो गुडविल है, जो मेरी कैपिटलाइज वैल्यू है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मेरे बिजनेस की गुडविल 31333 है। अगर हम देखें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी हमारा यही अमाउंट आया था, और जब हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो भी यही अमाउंट आया है। दोनों ही तरीकों से सेम अमाउंट आएगा। इसका मतलब है इसकी साइंटिफिकनेस बच्चे, इसके दोनों फॉर्मूलाज को हम फिर से सामने रख के समझते हैं। गुडविल अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सुपर प्रॉफिट मेथड में करते हैं। क्या फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट निकालने का? कि हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट नंबर जितने ईयर्स के प्रॉफिट हमें मालूम है उनको ऐड करके और एन नंबर से जितने ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट हो जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में हम इसको इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, ताकि सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू हमें पता लग जाए। क्योंकि हमारी गुडविल ने उतनी कैपिटल का काम किया है जितने हमने सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड थी। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसमें से हमें नेट एसेट या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी पड़ेगी और हम कहेंगे ये गुडविल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही मेथड से जो हमारा आंसर आने वाला है गुडविल का वो सेम रहेगा। फिर से बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का जो आंसर होगा, सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल का आंसर होगा और कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल का आंसर होगा, ये तीनों डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। रेपुटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मनी में हम काउंट करें, लेकिन आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपस में लेन देन के लिए ये जरूरी है कि इसको मनी में काउंट किया जाए। तो इसलिए जहां दोनों पार्टीज एग्री होती हैं उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन एज कैपिटलाइजेशन मेथड इज कंसर्न, ये तीनों मेथड्स में से सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसी कोई नॉनसेंस थिंग नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो बार्गेन से तय होता है, उसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है कि इतने सालों तक ही हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये बेनिफिट हमें देगा जो हमारे पास्ट एफर्ट्स हैं, इसलिए उसकी साइंटिफिकनेस कम हो जाती है। और कैपिटलाइजेशन मेथड, चाहे आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, दोनों से यू विल गेट सेम आंसर। यहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर ले कि चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की गई है या सुपर प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन मेथड से, ये जो कैलकुलेशन आती है ये फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है और न्यू पार्टनर को इतनी गुडविल नहीं देनी है। न्यू पार्टनर इस गुडविल का शेयर देगा, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, ही विल एंजॉय ओनली दैट मच पार्ट ऑफ द गुडविल, देयरफॉर ही विल पे दैट मच अमाउंट। यानी कि अगर किसी भी मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट की और 60,000 आई और न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो वो अपनी कैपिटल के साथ साथ 60,000 का 1/3 दैट इज 20,000 रुपीज एज गुडविल फॉर्म में लेकर आएगा। दिस इज कॉल्ड, किस तरीके से हमने गुडविल की कैलकुलेशंस की। अब हम इसके अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हमने सीखा है कि गुडविल को डिफरेंट मेथड से किस तरीके से काउंट करते हैं। तो इन तीनों मेथड से हमने एक एक करके सीखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम सीखना शुरू करते हैं कि
इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। मान लीजिए कि न्यू पार्टनर एग्री कर गया, दोनों पार्टीज एग्री कर गई कि हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, गुडविल का अमाउंट डिसाइड हो गया। अब न्यू पार्टनर किस तरीके से इस पैसे को लाएगा और किस तरीके से ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा, ये सारी डिस्कशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहलाती है। तो लेट अस लर्न कि किस तरीके से हम गुडविल को बांटेंगे। यहां एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई न्यू पार्टनर इज पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बिसाइड ही इज पेइंग फॉर हिज कैपिटल। वो कैपिटल दे तो रहा है, अगर वो आ रहा है वो कैपिटल दे रहा है, तो वो प्रीमियम या गुडविल क्यों दे रहा है। हमने शुरू के लेक्चर्स में ये वाली बात बताई थी कि आज वो जिस जगह पर प्लेस हो रहा है, जिस कंफर्ट्स में वो प्लेस हो रहा है, इस बिजनेस ने पहले बहुत सारी हार्डशिप फेस की हैं। वो सारी हार्डशिप सी को भी अगर न्यू बिजनेस करे तो फेस करनी पड़ सकती थी, लेकिन वो इनके एक चले हुए बिजनेस में जिसकी ऑलरेडी एक रेपुटेशन है, ज्वाइन कर रहा है, तो ही विल डेफिनेटली एंजॉय दैट पोजीशन और एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अगर वो खुद अपना बिजनेस करता। तो वो गुडविल देने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों पार्टीज किसी ना किसी एक मेथड पे एग्री कर जाती हैं। लेकिन अब ये जो पैसा वो एज प्रीमियम ला रहा है, ये वो किसको देगा। देयर आर ए और बी हैं, इस पैसे को क्या उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दिया जाए या किसी और रेशो में, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि गुडविल इज अ सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर बिकॉज उन्होंने उसके फेवर में अपने प्रॉफिट्स सेक्रीफाइस किए हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। से यू आर मिस्टर सी, ए और बी ने आपको अलाउ किया कि आप उनकी फॉर्म में पार्टनर ज्वाइन कर लें। आप एग्री कर जाते हैं कि मैं 1 लाख रुपीस की कैपिटल और 20,000 एज गुडविल पे करने के लिए रेडी हूं। उस समय आपको पता लगता है कि जिस समय आपके एडमिशन की बात चल रही थी, मिस्टर बी ने डिनाई कर दिया था कि आई एम नॉट विलिंग कि मिस्टर सी को एज ए पार्टनर लिया जाए। उस समय ए ने ये वाली बात कही कि ओके मिस्टर बी, आपका शेयर कम नहीं होगा, सी को जो भी शेयर मिलेगा सारा का सारा मैं अपने शेयर में से दे देता हूं। अब आपको क्या लगता है कि सी, आप जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा ला रहे हैं, क्या ए और बी को मिलना चाहिए या सिर्फ ए को मिलना चाहिए? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि बी को सी के एंटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जितने प्रॉफिट वो पहले लेता था अभी भी वो उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता रहेगा। तो जितना भी शेयर सी को मिल रहा है वो किसने सेक्रीफाइस किया है? ए ने। तो ये गुडविल का अमाउंट भी किसको मिलना चाहिए? सिर्फ ए को। इसी तरीके से ए एंड बी शेयर तो 3:2 की रेशो में करते हैं, लेकिन सी को एंटर करने के लिए जो भी शेयर वो दे रहे हैं उन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। तो दैट मीन कि न्यू पार्टनर जितनी गुडविल लाएगा वो उनको उनके प्रॉफिट अब दोनों को मिलेगी, क्योंकि दोनों ने दिया है। लेकिन कितना कितना दिया है? इक्वली। तो ये इनको इक्वली मिलेगी। इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि गुडविल का जो भी अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जिस रेशो में उन्होंने न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। अगर किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसको गुडविल का कोई शेयर नहीं देना पड़ेगा। और न्यू पार्टनर गुडविल क्यों दे रहा है? क्योंकि वो नया शेयर गेन कर रहा है। तो यहां इस बात को भी क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसको गुडविल नहीं मिलेगी, और अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने भी गेन किया है, से एक ऐसी सिचुएशन, ए बी पार्टनर थे, सी को ज्वाइन करने के बाद जो न्यू रेशियो डिसाइड की गई उसमें सी तो आ ही रहा है, बी भी अपने प्रीवियस शेयर से अब ज्यादा लेगा। दैट मीन ही इज ऑल्सो अ गेनर। तो कंसेप्ट ऑफ गुडविल इज कि गेनर पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देगा।
तो इस केस में बी भी ए को प्रीमियम का अमाउंट देगा जितना वो गेन कर रहा है। इन सारी चीजों को एक एक करके अब हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होगी। तो इसको हम क्लियर कर लें कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो, पहले वो क्या ले रहे थे, माइनस न्यू रेशो, जो उनकी नई रेशो है, अगर उसको हम माइनस कर दें तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो पे पहुंच जाते हैं। यहां एक बात और बता दें कि मान लीजिए ए और बी 3:2 की रेशो में शेयर करते हैं और सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में यह नहीं लिखा गया है कि ए और बी ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया। तो हमारा जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि हम अज्यूम कर लेंगे कि 1 - 1/6 करने के बाद जो बचेगा ये अपनी ओल्ड रेशो में ही ले लेंगे। दे कंटिन्यू टू शेयर एज बिफोर। तो दैट सिंपली मीन कि वो अगर पहले भी 3:2 ले रहे थे और अब भी जो बच गया उसका 3:2 ले रहे हैं, तो जो वो नहीं ले रहे हैं वो भी 3:2 की रेशो में ही नहीं ले रहे हैं। दैट मीन कि देयर सेक्रीफाइस इज 3:2। तो साइलेंट क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो भी 3:2 ही आएगी। हम इसको कंफर्मेशन भी ले लेते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, लेकिन हम इसको कंफर्म करते हैं। न्यू रेशो कैसे निकाली थी हमने, ए की न्यू रेशो है 5/6 इंटू 3/5, बी की न्यू रेशो है 5/6 इंटू 2/5 एंड सी की 1/5 गिवन है। तो इसकी रेशो 15/30, 10/30 और 6/30, 1/6 के लिए आ रहा है, सॉरी, 5/30, यानी कि 15:10:5 है, यानी कि 3:2:1 है। अब अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज भी करें तो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम सेक्रीफाइस ए और बी का निकालते हैं, जिनकी ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5 थी और न्यू रेशियो 3/6 एंड 2/6 है। तो दैट मीन 18 - 15, 3/30, 12 - 10, 2/30, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। तो जितने भी साइलेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स की आपस में न्यू रेशो जो आपस में ए और बी की हम निकालें, और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा सेम होती है। तो अगर ये हमेशा सेम होती है तो हमें गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो को दोबारा से कैलकुलेट करने की साइलेंट क्वेश्चन में कम से कम कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट बना के करना है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकालनी पड़ेगी। ऐसे सब क्वेश्चन जिसमें ये कहा गया हो कि सी ने अपना शेयर किससे कितना लिया या ए और बी ने कितना कितना दिया, ऐसे सब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो साइलेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये गिवन नहीं होता है कि न्यू पार्टनर ने कितना किससे लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो अब हम इनको क्वेश्चंस की मदद से करके देखना शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्स वाई पार्टनर हैं, 5:3 की रेशो में शेयर करते थे। जेड 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्ड इन द रेशो ऑफ 2:1 फ्रॉम एक्स एंड वाई। He bring 30,000 as capital and 12,000 as premium for goodwill. न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है और हमें ये ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटनी है। अगर आप ध्यान दें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है। हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर न्यू रेशो की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर्स में सीखा था, और उसके बाद आज का कंसेप्ट हम कहते हैं। ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। एक्स सेक्रीफाइस, वाई सेक्रीफाइस, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस
इनकी ओल्ड रेशो 5/8 एंड 3/8 गिवन है। न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर्ड। हमने कहा था दो केयर करनी है, एक थी ऑफ या फ्रॉम वर्ड की और दूसरी थी कि किसके शेयर को ब्रेक करना है। ये विच ही जेड की बात चल रही है कि जेड का शेयर जो कि 1/6 है, जेड उसे 2:1 की रेशो में लेता है। दैट मीन एक्स 1/6 का 2/3 देता है और वाई 1/6 का 1/3 देता है। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है। हम गुडविल 2:1 में बांटेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ लिया कि इस तरीके से इनकी न्यू रेशियो निकाली जा सकती है। ये वाली चीज़, ये इसकी कैलकुलेशन करके आप इनकी न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में डिजायर्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कि अगर वो गुडविल ला रहे हैं आप मल्टीप्लाई कर ले इसको, ठीक है जी। इनका टोटल 144/144 है, यानी कि इनकी रेशो ये है। इसको आप जितना छोटा कर सकते हैं। ये इनकी रेशो कहलाएगी। तो अब हम इसका गुडविल वाला पार्ट करते हैं। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है। तो चलिए, सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश वो ला रहा है? 30,000 की कैपिटल और 12,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल 42,000 रुपीज़ वो ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू जेड्स कैपिटल 30,000 एंड टू premium for goodwill account 12,000। 42,000 being capital and premium amount brought in by new partner। न्यू पार्टनर इतना पैसा बिजनेस में ले आया। 30,000 वो बिजनेस को देने के लिए आया है और 12,000 रुपीज वो एक्स और वाई को कंपनसेट करने के लिए लेकर आया है। तो ये 12,000 अब एक्स और वाई में बांट दिए जाएंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो का काम कर देगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया कि उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है। तो हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल अकाउंट्स। सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2:1 में 8,000 एंड 4,000 रुपीज बांट दिए जाएंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आपने देखा कि वंस ये डिसाइड हो गया कि उसने कितना पैसा लाना है, तो उसकी एंट्री थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर से याद दिला दूं कि अगर किसी पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसको गुडविल नहीं दी जाएगी, और अगर कोई गेन कर लेता है तो वो भी लेगा नहीं, बल्कि वो भी गुडविल दूसरे पार्टनर को देगा। इन सब को आगे क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। यहां तक बातें समझ आने के बाद देखिए, क्वेश्चन एक तो इस तरीके की ट्रीटमेंट होती है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो ये कहता है कि ही एग्री दैट, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वो कहता कि 30,000 की कैपिटल ला रहा हूं लेकिन 12,000 की जो गुडविल है मैं अभी नहीं ला पा रहा हूं।
आई एम अनेबल टू पे राइट नाउ, थोड़े टाइम के बाद ले आऊंगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे जरा इसको हम समझते हैं। हमने पहला केस क्या देखा है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल। अब दूसरा केस लेंगे हम, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। क्वेश्चन है कि देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 2:1। न्यू पार्टनर 20,000 की कैपिटल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000, बट ही अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल 36,000 की है, तो उसको कितनी गुडविल लानी थी? क्या 36,000? नो, 36,000 का 1/6 जिस शेयर के लिए वो आ रहा है, 1/6 ऑफ 36,000 उसको लाना था। दैट मीन्स 6,000 वो नहीं ला पा रहा। अब ए और बी तो चाहते हैं कि उनको ये 6,000 रुपीज मिले, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिले। तो सवाल ये है कि हम डेबिट किसे करें, क्योंकि प्रीमियम तो वो लाया ही नहीं है। तो ऐसे केस में जब वो गुडविल नहीं लाता है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इट मींस कि यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट और सीज करंट अकाउंट में बी डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इन अदर वर्ड, ए और बी को गुडविल तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे न्यू पार्टनर गुडविल लाए या ना लाए। अगर लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट होगा फर्स्ट एंट्री में, और सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होकर एक्स और वाई को गुडविल मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में वो गुडविल नहीं ला पाया है, तो इसलिए सी के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। एंड इन लास्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन मीन कि उसको गुडविल लानी तो कुछ और अमाउंट था, 30,000 की कैपिटल के साथ ही सपोज टू ब्रिंग 12,000, लेकिन वो अभी 12,000 नहीं ला पा रहा है, सिर्फ 9,000 रुपीज ला पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, जल्दी से वापस रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वही कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में लगेगी। जब वो गुडविल लाता है तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 नहीं आ रही है, तो कितने से क्रेडिट होगी? 9,000 से, और टोटल अमाउंट 39,000 का डेबिट होगा। लेकिन ए और बी टोटल कितनी गुडविल चाहते हैं? दैट इज 12,000। तो जब वो 9,000 लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होती है, जब वो नहीं लाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? करंट या कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में 9,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, और सी का कैपिटल और करंट अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? जितना अमाउंट वो नहीं ला रहा। अब 12,000 रुपीज हम बहुत आराम से एक्स और वाई को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, 2:1, दैट इज 8,000 एंड 4,000। दैट मीन गुडविल डिसाइड होने के बाद हमने 3 तरीके के क्वेश्चन किए। नंबर 1, जिसमें हमने कहा कि जितना ही सपोज टू ब्रिंग वो ला रहा है उतना, तो उस केस में हमने ये एंट्री की कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। लेकिन उसके बाद अगला ही क्वेश्चन हमने किया जिसमें यह लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उस केस में ऑब्वियसली पहली एंट्री कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल ही होगी। तो दूसरी एंट्री में हम डेबिट किसे करें, तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है? हम न्यू पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर्स को तो गुडविल मिलेगी ही मिलेगी। और थर्ड, जिसमें वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल ला रहा है और बाकी नहीं ला रहा, तो ऐसे केस में जितनी गुडविल वो ला रहा है वो प्रीमियम को डेबिट हो जाएगी, और जितनी गुडविल वो नहीं ला पा रहा है वो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से कर देंगे। यहां पर
एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर इसके साथ ये वर्ड लिखे हुए हैं कि गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी कैपिटल अकाउंट में ये पैसा पड़ा रहेगा। हम इन वर्ड से जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। हाँ, अगर वो ये कहता है कि गुडविल अमाउंट इज टू विड्रॉन बाय द पार्टनर और हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो गुडविल के कंसेप्ट को कोई चेंज नहीं होना है, वो तो ऐसा ही ऐसा होगा। इसके साथ वो ये चाहता है कि जितना अमाउंट ऑफ गुडविल उनको मिला है उसकी ड्राइंग की एंट्री भी आप दिखा दीजिए। तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? अभी इनको मिला है 8,000 एंड 4,000, तो ड्राइंग की एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर सारा पैसा निकाल रहे हैं तो 8,000 और 4,000 निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाए हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, तो 8 और 4 की जगह कितना कितना पैसा निकाल लेंगे? आधा आधा। 8,000 का आधा 4,000, 4,000 का आधा 2,000 और 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट के अलावा ये वाली बात भी मेंशन होती है। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें सीखी। नंबर 1, गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। उसमें हमने 3 मेथड सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद हमने चैप्टर को आगे बढ़ाया और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने सीखा कि 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 कि न्यू पार्टनर गुडविल शेयर लेकर आ रहा है। नंबर 2, न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। और नंबर 3 जिसमें वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल ला रहा है और बाकी नहीं ला रहा है। इन तीनों के साथ ही इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है कि गुडविल इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, तब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और अगर ये लिखा है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर या हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो हमें एक्स्ट्रा ड्राइंग की एंट्री करनी है। गुडविल के कंसेप्ट को कुछ भी चेंज नहीं करना है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है बार बार वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको ये भी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।